नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। क्या पंजाब में सरकार गिरने जा रही है, इस बात की सुगबुगाहट बहुत तेज है। तमाम मीडिया चैनल्स जो है इस पर खबरें चला रहे हैं। एक तरफ तो राघव चड्ढा बागी हो गए, अपने साथ 6 लोग और लेकर चले गए। अब आम आदमी पार्टी इस वक्त मंथन कर रही है कि उसको आगे का रोड मैप क्या रखना है। और दूसरी तरफ बंगाल चुनाव भी खत्म होने की कगार पर है, वहां 29 को मतदान होगा। उसके बाद क्या देश में एक नई परिस्थिति बनेगी, एक नया ऑपरेशन लोटस लॉन्च किया जाएगा पंजाब के लिए। आखिरकार क्यों ऐसी बातें हो रही हैं, क्या है तथ्य, करेंगे बात। केपी मलिक जी बृहस्पतिवार हमारे साथ जुड़े हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद हिमांशु जी, आपका भी और आपके सुधी दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। सर एक तरफ तो राघव चड्ढा ने बगावत कर दी, अपने साथ 6 राज्यसभा के सांसद आम आदमी पार्टी के लेकर चले गए। ऑपरेशन लोटस कामयाब रहा, लेकिन क्या अब उसका अगला पड़ाव पंजाब में सरकार गिराने को लेकर है? क्योंकि खबरें इस तरह की आ रही हैं कि राघव चड्ढा के संपर्क में इतने विधायक हैं, भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में इतने विधायक हैं। तो आखिरकार पंजाब में क्या सरकार को लेकर जो बादल हैं वो घने हो गए हैं? वहां पर क्या परिस्थिति है पंजाब को लेकर? देखिए हिमांशु जी, अगर आप देखें, आम आदमी पार्टी की बात कीजिए, आप एनसीपी की बात कीजिए, शिवसेना की बात कीजिए, उसी पैटर्न, या बिहार की आप बात कीजिए, उसी पैटर्न पे ये आम आदमी पार्टी का खेल भी चल रहा है। बात ये नहीं है, अगर राघव चड्ढा की आप बात करते हैं तो ये कोई राघव चड्ढा ने एक दिन में ये काम कर लिया, या राघव चड्ढा मुंह उठाए और अपने सांसदों को हाँक के ले गए, ऐसा तो है नहीं। कहीं ना कहीं ये भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी ऑपरेशन लोटस चल रहा था और लंबे समय से इसकी प्रक्रिया और भूमिका बनाई जा रही थी। तो भारतीय जनता पार्टी, तो आपको मालूम है कि जब कोई मुद्दे बड़े हों, जब कोई मुद्दे दूसरे हों, तो एक नया मुद्दा चर्चा के लिए खड़ा कर दिया जाए। आज भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे चुनाव आयोग हो, चाहे केंद्रीय सरकार हो, सब पे जब सवाल खड़े होते हैं, वेस्ट बंगाल के नाम पे, अमेरिका के नाम पे, युद्ध के नाम पे, तमाम चीजों के नाम पे जब इस तरह से सरकार को घेरा जा रहा था, एकाएक राघव चड्ढा जी की जो है रामलीला शुरू हो गई और राघव चड्ढा जी आ गए। क्या राघव चड्ढा जी हवा में आ गए क्या? राघव चड्ढा बहुत दिनों से भूमिका बना रहे थे, कहीं ना कहीं वो कांग्रेस, भाजपा भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के संपर्क में थे और तभी वो इतना बड़ा जो है ऑपरेशन सफल हुआ। अब इसमें कोई दो राय नहीं है, जो आपने सवाल उठाया है कि क्या पंजाब में इस तरह की तोड़फोड़ संभव है या हो सकती है, जरूर होगी। पंजाब में भी इस तरह की तोड़फोड़ जरूर होगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास जो ब्रह्मास्त्र है तोड़ने का, वो बड़ा अचूक है। वो जो ईडी और सीबीआई वाला जो ब्रह्मास्त्र है, उससे कौन से विधायक हैं पंजाब के जो अछूते रह जाएंगे? तो उस हथियार से तोड़ा जाएगा जो वैसे। और दूसरा क्या है कि आज की डेट में अगर आप देखोगे, किसी भी नेता की कोई नैतिकता, कोई मूल्य, कोई संविधान, कोई इस तरह की जो है मानवता बची हुई है किसी में? तो आज की डेट में तो तुरंत जवाब दे देते हैं कि हमारा दम घुट रहा था फलानी पार्टी में, फलानी पार्टी जो अपने मुद्दों से भटक गई है, ये हो गया है वो। तो पार्टी छोड़ने के लिए आपकी पार्टी जब तक आप उसमें रहते हैं तो दुनिया की सबसे ईमानदार, सबसे बढ़िया पार्टी होती है। यही राघव चड्ढा जी क्या कहते थे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि हम सिद्धांतों वाली पार्टी हैं, हम ये हैं, हम वो हैं। भारतीय जनता पार्टी जो है वो बेईमानों की पार्टी है और वो वॉशिंग मशीन में से लोगों को निकाल के धो देती है। तो इसका मतलब क्या राघव चड्ढा भी धुल गए आप, और जो इनके साथ गए वो भी धुल गए हैं? आपको याद होना चाहिए कि इन्हीं के साथ के जो एक सांसद है, उनके घर पे चंद रोज पहले ईडी का छापा पड़ा था। उससे पहले दूसरे थे, उनके घर पे सीबीआई के, ईडी के छापे पड़ रहे हैं। तो ये क्यों गए हैं, क्या गए हैं, ये सब सबको दिख रहा है। लेकिन मैं इसको एक बड़े परिप्रेक्ष्य में हिमांशु जी देखता हूं कि क्या भारतीय जनता पार्टी, ये जितने दल हैं, क्षेत्रीय दल हैं, क्या इनको समाप्त करना चाहती है? क्या इस तरह की भारतीय जनता पार्टी की रणनीति है और उसमें मूक सहमति कांग्रेस देती हुई दिख रही है क्या? क्योंकि अगर हम विचार करते हैं, चाहे एनसीपी हो, चाहे आपकी ममता बनर्जी हो, चाहे दूसरे तमाम क्षेत्रीय दल हो, सबके पास तो कांग्रेस का ही वोट है। तो कांग्रेस भी ये सोच रही है अंदर ही अंदर कि जब तक इनका निपटारा नहीं होगा,
तब तक कांग्रेस वापसी नहीं कर सकती। कम से कम कांग्रेस के कुछ नेताओं को ऐसा लगता है, और इसलिए वो भी मूक दर्शक बने हुए हैं। क्योंकि आप जानते हैं कि समुद्र की बड़ी मछली छोटी मछली को खाती है। तो ये बड़ी पार्टियां हैं दोनों। भारतीय जनता पार्टी तो देखिए आज दुनिया में कहते हैं कि सबसे बड़ी पार्टी है, भारत को छोड़िए आप, तो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। ये तो हमें लग रहा है कहीं इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया उनकी पार्टियों को ना निकल जाए और भारतीय जनता पार्टी का झंडा वहां ना फहर जाए। हमें तो ऐसा लगता है कि भारत तो है ही, दुनिया के कई देशों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई है। क्योंकि मोदी जी का अश्वमेध यज्ञ जो है वो तो भारत में तो लगभग हर जगह वो जीत चुके हैं। अश्वमेध यज्ञ उनका वेस्ट बंगाल में बचा हुआ है, जो हो सकता है इस इलेक्शन में वो जीत लेंगे। उसके बाद पंजाब में उनको जीतना है, क्योंकि भले ही छोटा स्टेट हो पंजाब, लेकिन देश का बहुत महत्वपूर्ण राज्य है पंजाब। वहां पे एक परसेप्शन बनता है, अगर वहां पे आपकी सरकार है तो एक मैसेज जाता है। आपने देखा था मोदी जी को 13 महीने तक दिल्ली में घेरने वाले पंजाब के ही किसान थे, पंजाब के ही लोग थे। तो अगर पंजाब के पे आपका कंट्रोल हो जाता है तो इसका मतलब आपका अश्वमेध यज्ञ जो है काफी हद तक सफल होता है। भले ही साउथ के एक दो स्टेट बच जाएं, उनको हम बहुत ज्यादा उस लिहाज से सियासत के हिसाब से, केंद्रीय सियासत के हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण नहीं समझते हैं। लेकिन पंजाब केंद्र की राजनीति के हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण राज्य है, और इसीलिए उस पर भारतीय जनता पार्टी की और मोदी जी की नजर है। अब ये कब तक उनकी नजरों से दूर रहता है, कब कब वहां पे ऑपरेशन लोटस शुरू होगा, कब वहां पे कीचड़ फैलाया जाएगा, फिर उसमें कमल खिलेगा, इसके लिए थोड़ा इंतजार होगा। तुरंत नहीं हो सकता, ये थोड़ा टाइम तो लगेगा जी। अच्छा, सिर्फ भारत में ही नहीं, हम इंटरनेशनल अगर देखेंगे तो दुनिया भर में हड़कंप कहीं ना कहीं किसी ना किसी बात को लेकर मचा हुआ है। भारत में राजनीतिक तौर पर ज्यादा सक्रियता रहती है, इसलिए पंजाब में हो या फिर मतलब बंगाल में, क्योंकि इलेक्शन चल रहा है तो वहां पर ज्यादा हौश पौश नजर आ रहा है। अभी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर हमला हुआ, मतलब उन पर हमला डायरेक्टली तो नहीं हुआ, लेकिन वो जिस कार्यक्रम में थे, जेडी वेंट्स उपराष्ट्रपति भी थे उसमें, वहां पर एक शख्स पहुंच जाता है जिसकी उम्र 31-32 साल बताई जा रही है। इससे पहले जब हमला हुआ था डोनाल्ड ट्रंप पर, जब गोली चलाई गई थी उनके चुनाव प्रचार के दौरान, तब वो 20 साल का शख्स था। तो ये जो युवा पीढ़ी है, ये दुनिया को किस तरह, किस नजरिए से देख रही है? क्या वो सही तरीके से समझ नहीं पा रही है? ये जो दुनिया भर में इतना हौश पौश मचा हुआ है और जहां भी कुछ कांड हो रहा है, वो जेनजी, वो नई युवा पीढ़ी नजर आ रही है। देखिए हिमांशु, अगर आप देखेंगे, अगर आप ट्रंप की बात करते हैं तो ट्रंप भी कम ड्रामेबाज नहीं है। जो चुनाव के दौरान उनके ऊपर गोली चली थी उसमें यह था कि वो गोली चलवाई गई थी और सिंपैथी हासिल करने के लिए चुनाव में इस तरह की हरकत की गई थी। हालांकि वो भी बाद में जांच हुई और उसमें क्या निकल के आया अभी तक कोई मुझे तो जानकारी है नहीं। लेकिन अभी भी हम अगर जिक्र करते हैं, ये बड़ा ताजा मामला है। और जिस प्रकार से उस शख्स ने गोली चलाई है, जिस तरह से उस शख्स इतनी सिक्योरिटी होने के बावजूद अंदर घुस गया और गोली चलाई है, तो इससे मकसद साफ है कि वो किसी को मारने तो आया नहीं था, लेकिन वो ये दिखाना चाहता था कि देश आपसे नाराज है, देश कहीं ना कहीं ट्रंप से नाराज है। वो ये मैसेज देना चाहता था। हालांकि उसको गिरफ्तार किया गया है, उससे पूछताछ हो रही है, अब जानकारी आएगी, कल तक सारी जानकारी आ जाएगी क्या मामला है। लेकिन मैं जो समझता हूं कि अगर उसका मकसद किसी को मारने का होता तो वो कई लोगों के ऊपर जो है गोली चला सकता था और वहां पे जो है दर्जनों लोग मारे जा सकते थे, उसके पास जो हथियार था। लेकिन उसने किसी के ऊपर गोली ना चला के हवा में गोली चलाई और इस तरह से उसने अपना एक विरोध दर्ज किया है। अगर कोई युवा व्यक्ति इस तरह का विरोध दर्ज करता है तो आप समझ सकते हैं कि उसकी मानसिक स्थिति क्या है। और वह, अगर आप देखेंगे कि लाखों लोग सड़कों पे उतरे थे ट्रंप के खिलाफ पहले भी अमेरिका में, तो अमेरिका में एक बड़ा वर्ग जो है ट्रंप से नाराज है, ट्रंप की नीतियों से नाराज है, और ट्रंप जिस प्रकार से काम कर रहे हैं उससे अच्छे खासे लोग वहां नाराज हैं। उन्हीं में से एक विरोधी निकल के आया है और उसने ये इस तरह का जो है एक मैसेज दिया है, एक मैसेज देने का काम किया है कि हम आपके विरोध में हैं और देश में आपके खिलाफ लोग खड़े हुए हैं। एक मैसेज देने भर के लिए ही उसने ये कृत्य किया है, मुझे ऐसा लगता है। नहीं, ये जो नई युवा पीढ़ी है, ये अपनी सरकारों से या फिर जो इंटरेक्शन नहीं कर पा रही है। हम हिंदुस्तान में भी देखते हैं बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पर लिखते हैं, लेकिन डायरेक्टली उनकी हिम्मत नहीं होती है कि वो जाकर
कुछ मतलब कहें या अपने विधायक से सीधे सवाल पूछ दें, उनको पता है कि हमको डराया जाएगा, धमकाया जाएगा, पुलिस का इस्तेमाल होगा, ज्यादा बड़े लोग होंगे तो ईडी सीबीआई तक चीजें जाएंगी। तो वो एक जो ज्वालामुखी नहीं है, वो पूरी दुनिया में क्या नहीं फटने की कगार पे बैठा है, या फिर क्या वो सुलग रहा है। मतलब युवा पीढ़ी की अगर बेसिकली बात करें, देखिए हिमांशु, अगर आप युवा पीढ़ी की बात करते हैं, आपने अपने पड़ोसी राज्यों में देखा, चाहे वो नेपाल हो, चाहे वो बांग्लादेश हो, चाहे वो श्रीलंका हो, युवा सड़क पे उतरता है। और उसका मैं सबसे बड़ा कारण मानता हूं, जब सिस्टम में, प्रशासन में भ्रष्टाचार चरम पर होता है और आम आदमी को दिक्कत होने लगती है, वो कहीं ना कहीं अपने आप को असहाय महसूस करता है, तो तब वो सड़कों पे उतरता है। हमने देखा कि किस प्रकार से मजदूरों को इतना सीमित वेतन दिया जा रहा है और उनसे एक्स्ट्रा घंटे काम कराया जा रहा है और उनको प्रताड़ित किया जा रहा है। तो जब उनसे सहन नहीं हुआ तो वो सड़कों पे आ गए। तो दुनिया का कोई भी युवा हो, अगर आप उसके सामने उसको चिढ़ाने का काम करेंगे, भ्रष्टाचार चलता रहेगा और उसकी कहीं सुनवाई हो नहीं रही है, तो वो अपने आप को असहाय समझता है और फिर वो इस तरह का कृत्य करता है। अगर हम अपने देश की बात भी करें, यहाँ पे अगर कहीं पे कोई भ्रष्टाचार पकड़ा जाता है, कहीं कोई बड़ा घोटाला घपला खुलता है, तो जो भी उसकी आवाज उठाता है, चाहे वो पत्रकार हो, चाहे कोई एक्टिविस्ट हो, उसके खिलाफ एफआईआर हो जाती है, उसको अरेस्ट कर लिया जाता है, उसके यहाँ ईडी सीबीआई चली जाती है, प्रशासन उसी को पकड़ने चला जाता है। तो कई लोग इन चीजों से भी घबराते हैं। लेकिन जिसके पास खोने को कुछ नहीं है, जो युवा है, जिसको आपने शगुफा दिया था, जुमले सुनाए थे कि इतने करोड़ रोजगार दे देंगे, और आज वो खाली हाथ बैठा हुआ है, तो कहीं ना कहीं वो आपके उन जुमलों का जवाब देना चाहता है, आपको बताना चाहता है कि आपने जो जुमले हमें सुनाए थे, वो जुमले कहाँ हैं। आप कह रहे थे हम ये करेंगे, आप हमें कह रहे थे, अब किसानों की बात करेंगे कि किसानों की आय 2022 तक दुगनी कर देंगे। आज भी मंत्री बेशर्मी के साथ खड़े होकर सदन में बोलते हैं कि दुगनी नहीं, 8 गुनी हो गई है। अभी आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आलू की कीमत, जो आलू की बेल्ट है, आगरा, फिरोजाबाद और मथुरा, इसमें आलू उगा है और आलू का रेट आपने 650 पर क्विंटल किया, यानी कि 6.5 रुपए किलो आलू का आपने खरीदने का रेट लगाया है। तो उसमें तो उसकी कीमत भी नहीं निकल पा रही है। आप गेहूं की बात करते हैं, गेहूं मंडी में किसान लेके बैठा हुआ है और प्रशासन खरीद ही नहीं रहा उसका, औने पौने दामों में वो दलालों को बेच कर निकल रहा है। तो जब वो परेशान हो जाता है, आप उससे डिफरेंट डिफरेंट वायदे करते हैं और फिर वायदों को नहीं निभाते हैं, तो वो परेशान होकर सड़कों पे उतरता है। तो चाहे वो अमेरिका का युवा हो, चाहे देश के किसी दूसरे देश का युवा हो, चाहे भारत का युवा हो, तमाम युवाओं की ये हालत है कि वो कहीं ना कहीं प्रशासन के भ्रष्टाचार से परेशान है, इसीलिए वो सड़कों पे उतर रहे हैं। जी। लेकिन लोग जब परेशान है, सर, तीन परिस्थितियां मैं देख रहा हूं। पहली परिस्थिति ये है जब आम आदमी जो है वो मतलब एक एक्सपेक्टेशंस होती हैं उसकी पूरी नहीं होती हैं, तो वो सोशल मीडिया पर अपनी खींच निकालता है। लेकिन कुछ लोग हैं जो ज्यादा क्रांतिकारी बनने की कोशिश करते हैं, उनको जेल तक जाना पड़ता है, या फिर जो है एजेंसियां उनके पीछे छोड़ दी जाती हैं। दूसरा, ये इलेक्टोरली आप देखें तो चुनाव को आपने एक तरह से हैक करने की कोशिश की है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जिस तरह से सवालों के घेरे में है, ईवीएम सवालों के घेरे में है, या फिर वो प्रक्रिया ही पूरी एसआईआर के जरिए ही वो सवालों के घेरे में आकर खड़ी हो जाती है। तीसरी चीज ये, सरकार अगर बन भी गई विपक्ष की, या फिर तमाम चीजें भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में नहीं भी रही, तो फिर बाद में हो जाती है। चुनाव के बाद हमने बिहार सबसे बड़ा उदाहरण है, वहां पर तो नीतीश कुमार के चेहरे पर चुनाव हुआ और उसके बाद अब वो राज्यसभा पहुंच गए हैं बड़ी खुशी खुशी। तो ये चीजें हो रही। तो तीन स्तर पर अगर देखें तो हर जगह पर मतलब एक आम आदमी तो इसमें कुछ कर ही नहीं सकता ना। तो फिर ये लोकतांत्रिक जो व्यवस्था है वो कैसे दुरुस्त चल रही है, कैसे लोकतांत्रिक हिंदुस्तान चल रहा है। देखिए हिमांशु, अगर आप देखें जिस प्रकार से आपने उदाहरण दिया है, चुनाव आयोग का उदाहरण दिया है आपने, और चुनाव आयोग लगातार आ, अपने विवाद में, अपने कृत्यों के हिसाब से, अपने स्टेटमेंट के हिसाब से लोगों के निशाने पे है। और इस बार तो हद हो गई है वेस्ट बंगाल में कि 14 लाख लोग ऐसे हैं जिनकी अभी प्रक्रिया पूरी नहीं हुई और चुनाव हो गया है। मैं ये पूछना चाह रहा हूं, अगर उन 14 लाख में से 1400 लोग भी ऐसे निकल आते हैं जिनका वोट का अधिकार था, तो उन 1400 लोगों का, 14,000 लोगों का, या केवल 14 लोगों का ही आपने वोटिंग का अधिकार छीन लिया, तो इसका जिम्मेदार कौन है। वहां तो चुनाव आयोग से हमने सुना है कि भाई चाहे कुछ भी हो जाए, एक भी कीमती वोट छूटना नहीं चाहिए।
और यहाँ आप जो है लाखों की संख्या में वोट छोड़ दे रहे हैं। तो चुनाव आयोग किस तरह जा रहा है? क्यों ना चुनाव आयोग पे उंगली उठे, क्यों ना चुनाव आयोग को घेरे में लिया जाए। तो इस तरह की जब बेशर्मी और सीधे सीधे जो है वार दिखने लगता है तो ये दिक्कतें आती हैं। इसमें अगर आप थोड़ा पीछे जाएंगे और हम बात करें, जब देश को आजाद कराया गया था तब भी चुनिंदा लोग ही सामने आए थे। वही जेलों में गए थे, वही सड़कों पे गए थे, उन्होंने लाठी डंडे खाए थे। देश में उस समय भी 30-35 करोड़ लोग थे। और क्रांतिकारी लोग कितने थे? अंग्रेज लोग सिर्फ 70,000 80,000 के लगभग अंग्रेज लोग थे उस समय 47 में जब देश आजाद हुआ। तो देश कभी एक साथ खड़ा नहीं होता, देश उलझा रहता है। देश को इन्होंने उलझाया हुआ है ना आज भी। कोई जय श्री राम में उलझा हुआ है, कोई जुमलों में उलझा हुआ है, कोई दूसरी चीजों में उलझा हुआ है। अब 4 धाम की यात्रा चल रही है, 4 धाम यात्रा, 4 धाम यात्रा शुरू कर दी है। आपने देखा होगा, चर्चा बनी हुई है उस पे कि 4 धाम यात्रा पे जिन लोगों को जाना है 4 धाम की यात्रा के लिए, ना उनको टिकट मिल रहा है, ना कोई सुविधा है, ना गाड़ी पार्किंग की सुविधा है। आप कर क्या रहे हैं? वहां पे भी सरेआम भ्रष्टाचार चल रहा है। दलालों ने सारी टिकटें खरीद ली है, वो 100 रुपए की टिकट 1000 रुपए की बेच रहे हैं। तो ये क्या हो रहा है? इसका सिस्टम कहाँ है? आपने जो पहाड़ पे इतना बड़ा सिस्टम बनाया है, गाड़ियां खड़ी कहाँ होंगी? पहाड़ कैसे इतने लोगों को संभाल पाएगा? तो क्या आपने खाली ये बना दिया है या इसका आगे पीछे का भी सोचा है? प्रदूषण, वायु प्रदूषण, पर्यावरण को कितना नुकसान इस चीज का है, क्या इस पे भी कोई आकलन हुआ है क्या? तो बहुत सारी चीजें हैं जिनका जवाब जनता मांगती है, और जो जवाब ज्यादा मांगता है उसको फिर हिसाब दूसरे तरीके से दे दिया जाता है, उसके ऊपर एफआईआर हो जाती है। और इनके पास तो मंत्री और दूसरे जो क्रांतिकारी लोग हैं वो जानते ही हैं। देखा ना आपके एक यूपी के मंत्री ने तुरंत कह दिया कि भाई इसमें पाकिस्तान का हाथ है। जैसे ही कोई जरा सी कोई इस तरह की घटना होगी तो फिर वहां पाकिस्तान को, बांग्लादेश को और मुसलमानों को ले आओ, उनके सिर पर रख दो घड़ा, और घड़ा उनके सिर पर रख के फोड़ दो और अपनी जान साइड पे बचा लो। तो ये इस तरह से जो देश में चल रहा है, इससे कहीं ना कहीं युवा पीढ़ी ज्यादा जो है सोच में पड़ी हुई है, ज्यादा परेशान है, विचार कर रही है। इसलिए इस तरह के रिएक्शन आपको देखने को मिल रहे हैं। और आना युवा पीढ़ी को ही पड़ेगा, मैं आपको बता रहा हूँ, आना युवा पीढ़ी को ही आगे पड़ेगा, क्योंकि देश उन्हीं के कंधों पे है, उन्हीं को आगे लेके चलना है। अब युवा पीढ़ी आगे बढ़े, सच्चाई देखे, तरीके से चीजों को देखे और अपना डिसीजन ले। मैं तो यही कह सकता हूँ। नहीं, युवा पीढ़ी को 4 बच्चे पैदा करके एक आरएसएस को सौंप देना चाहिए, यही है असली शांति। अगर चाहिए मन की तो यही हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से राजनीति करी। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। हमारे दर्शक किस तरह से देख रहे हैं इस विषय को कमेंट करके जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी जरूर कीजिएगा। आप हमें सहयोग भी कर सकते हैं ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। बहुत बहुत धन्यवाद।